हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी में टैक्स स्ट्रक्चर की, कर संरचना की। टैक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, टैक्स लगाने का जो मेथड है वो क्या होता है, और इनका इम्पैक्ट किस पर और कैसे पड़ता है। इम्पैक्ट वो हम कंज्यूमर, इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन, इन पर इम्पैक्ट देखेंगे। तो टैक्स मेथड को समझने के लिए पहले टैक्स स्ट्रक्चर को हम लोग समझते हैं। इससे आपको क्लियर हो पाएगा कि टैक्स लगाने से पहले गवर्नमेंट का जो एक तरह से जो मेथड है वो कौन सा मेथड फॉलो करती है और भारत में किस तरह से टैक्स लगाए जाते हैं, बाकी देश कैसे टैक्स लगाते हैं अपनी अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले टैक्स क्या है इसके बारे में। टैक्स इज अ फी चार्ज बाय अ गवर्नमेंट ऑन अ प्रोडक्ट, इनकम और एक्टिविटीज। टैक्स एक ऐसी फीस है जो चार्ज करती है, कौन, गवर्नमेंट चार्ज करती है, किस पर, प्रोडक्ट पर लगाती है। प्रोडक्ट मतलब उत्पाद पर, यानी कि वस्तुओं पर, और सेवा पर। उत्पाद दो प्रकार के होते हैं, वस्तु और सेवा। वस्तु और सेवा दोनों ही क्या है, उत्पाद है, प्रोडक्ट है। तो उत्पाद पर टैक्स लगाती है, इनकम पर टैक्स लगाती है सरकार, जो भी हम और आप पैसे कमाते हैं उस पर टैक्स लगाती है, और किस पर लगाती है, एक्टिविटीज, यानी कि कोई भी ऐसी एक्टिविटीज जिनमें कोई भी हम ऐसी गतिविधि करें जिनका कनेक्शन पैसे से हो, धन कमाने से हो, उस पर भी सरकार जो फीस लगाती है, चार्ज लगाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम टैक्स कहते हैं। द पर्पज ऑफ टैक्सेशन इज टू फाइनेंस। देखिए पर्पज बहुत जरूरी है कि सरकार ऐसा करती क्यों है। द पर्पज ऑफ टैक्सेशन इज टू फाइनेंस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसका जो पर्पस होता है वो क्या होता है, सरकार के लिए फाइनेंस की व्यवस्था करना, पैसे का इंतजाम करना। क्यों, क्योंकि सरकार को खर्च करना है, यानी कि सरकार को पैसे खर्च करना है, उसके लिए सरकार को फाइनेंस या पैसे की जरूरत है, और इसीलिए सरकार क्या करती है, टैक्स लगाती है उत्पादन पर, इनकम पर, और कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसका कनेक्शन पैसे कमाने से हो, उन सब पर सरकार टैक्स लगाती है। इम्पैक्ट ऑफ टैक्स रेफर्स टू एन इमीडिएट बर्डन ऑफ टैक्स। ये जो इम्पैक्ट है, दो टर्म आएंगे इसमें, इम्पैक्ट और इंसिडेंस। ठीक है, इम्पैक्ट का मतलब होता है और इंसिडेंस का क्या मतलब होता है, समझ लीजिए। इंसिडेंस का मतलब होता है कि पहले इम्पैक्ट का मतलब समझिए। जैसे गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, तो गवर्नमेंट ने जिस पर टैक्स लगाया उस पर जो इमीडिएट बर्डन पड़ा, जैसे गवर्नमेंट ने जीएसटी लगाया, तो जीएसटी किस पर लगाया गया था, जीएसटी व्यापारी पर लगाया गया था। तो व्यापारी पर जीएसटी का जो इम्पैक्ट पड़ा, जो इमीडिएट यानी कि जो तुरंत प्रभाव पड़ा, पहला प्रभाव बर्डन पड़ा, उसे कहा गया इम्पैक्ट। लेकिन अब जो विक्रेता है, व्यापारी है, वह इस जीएसटी का भार अपने ग्राहक पर डाल देगा। जैसे अगर सरकार ने 10 रुपए का टैक्स लगाया व्यापारी पर, तो व्यापारी ने वो 10 रुपए अपनी वस्तुओं की कीमतों में जोड़ करके ग्राहक से वसूल कर लिया। तो व्यापारी पर इस टैक्स का जो प्रभाव पड़ा, इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ा, बर्डन पड़ा, उसे क्या कहा गया, इम्पैक्ट। और जिसने इस टैक्स को वास्तव में पे किया वो है कंज्यूमर। तो कंज्यूमर पर क्या पड़ा, कंज्यूमर पर इसका इंसिडेंस हुआ, और व्यापारी पर इसका इम्पैक्ट पड़ा। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं, उनका इम्पैक्ट और इंसिडेंस अलग अलग चीजों पर पड़ता है। जैसे इम्पैक्ट उस पर पड़ा जिस पर टैक्स लगाए गए, और इंसिडेंस उस पर पड़ा जिसने टैक्स को वास्तव में पे किया। जबकि डायरेक्ट टैक्स में, यानी कि इनकम टैक्स में, एक ही व्यक्ति पर या एक ही स्थान पर इम्पैक्ट और इंसिडेंस होता है। तो यहाँ पर इम्पैक्ट ऑफ टैक्स ये जो है, ये क्या है, जो इमीडिएट बर्डन होता है उसको हम इम्पैक्ट ऑफ टैक्स बोलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ टैक्स, यानी कि कर कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ टैक्स में मेनली 2 टाइप्स ऑफ टैक्स होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स, यानी कि प्रत्यक्ष कर, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि अप्रत्यक्ष कर। तो चलिए इनमें डिफरेंस पहले देख लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, पेबल डायरेक्टली, ठीक है, इन्हें डायरेक्ट पे किया जाता है, पेबल डायरेक्टली बाय एन इंडिविजुअल और कंपनी, यानी कि ऐसे टैक्स जो सीधे किसी इंडिविजुअल द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा या किसी कंपनी द्वारा सीधे सरकार को पे किए जाते हैं, यानी कि जिस पर ये टैक्स लगाते हैं वही इसको पे करता है। ये डायरेक्ट टैक्स की पहचान है। और डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। पर्सनल इनकम टैक्स, ठीक है, पर्सनल इनकम टैक्स क्या होता है, किसी व्यक्ति की
कुल वार्षिक आय पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे बोलते हैं पर्सनल इनकम टैक्स। जैसे मैंने इस साल जो पैसा कमाया उस पर जो टैक्स दिया, और याद रखना मैंने इस वर्ष जो कुल पैसा कमाया चाहे अलग अलग स्रोतों से, तो सोर्स ऑफ इनकम हमें बतानी होगी किस पर, आईटीआर में। इसमें इनकम टैक्स रिटर्न हमको फाइल करना होगा और उसमें हमें बताना होगा कि हमने कहां से कितना पैसा कमाया। तो मैंने यानी कि व्यक्तिगत रूप से जब किसी व्यक्ति पर की जो वार्षिक इनकम है उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे बोलते हैं पर्सनल इनकम टैक्स, और इसे मुझे ही भुगतान करना पड़ेगा, किसी और पर टाला नहीं जा सकता। और क्या होता है कॉर्पोरेट टैक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, निगम कर। जनरली हम और आप इस पर्सनल इनकम टैक्स को आयकर बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आयकर या इनकम टैक्स, और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को हम बोलते हैं निगम कर। ठीक है, निगम कर और आयकर दोनों ही क्या है, दोनों ही प्रत्यक्ष कर हैं, डायरेक्ट टैक्स हैं। अंतर केवल इतना है कि आयकर किसी व्यक्ति द्वारा कमाई गई कुल आय पर लगता है और निगम कर किसी कंपनी द्वारा कमाई गई शुद्ध आय पर लगता है। कुल और शुद्ध आय के बीच अंतर क्या होता है, जैसे कंपनी के जो एक वर्ष के कंपनी के खर्चे हैं, ध्यान देना, कंपनी की कुल आय में से कंपनी के कुल व्यय निकालने पर जो पैसा बचता है कंपनी के पास उसे कंपनी की शुद्ध आय या नेट इनकम बोलते हैं, और कंपनी की शुद्ध आय पर जो टैक्स लगता है उसे बोलते हैं निगम कर या कॉर्पोरेट टैक्स। लेकिन किसी व्यक्ति की कुल आय पर जो कर लगता है उसे बोलते हैं इनकम टैक्स। दोनों ही आय कर है, बस अंतर इतना है ये व्यक्ति पर लगते हैं और ये कंपनी पर लगते हैं। ये व्यक्ति की कुल आय पर लगते हैं और ये कंपनी की शुद्ध आय पर लगते हैं। तो ये दोनों ही क्या है, प्रत्यक्ष कर में आते हैं। और क्या है प्रत्यक्ष कर, और है कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन की टैक्स क्या होता है, जैसे आपने कोई संपत्ति 100 रुपए की खरीदी और उसे 150 रुपए में बेचा, तो उसमें आपने 50 रुपए की संपत्ति और ज्यादा कमाई, यानी कि संपत्ति आपने 50 रुपए का लाभ कमाया। ठीक है, कैपिटल गेन किया। 100 रुपए का खरीद करके आपने कोई सामान, जैसे मकान खरीदा आपने, सोना खरीदा आपने, कोई भी संपत्ति आपने खरीदी, अगर वो 100 रुपए की खरीदी और साल 2 साल बाद आपने 150 रुपए की बेची, तो उसमें जो 50 रुपए का लाभ कमाया आपने उस पर जो आप टैक्स देंगे उसको कहा जाएगा कैपिटल गेन टैक्स। इसे पूंजी लाभ कर कहते हैं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, पूंजी लाभ कर। ये भी क्या है, प्रत्यक्ष कर है। जैसे आपने अपना कोई मकान बेचा और आपने उसको खरीदा था 10 लाख में और बेचा है 15 लाख में, तो आपने 5 लाख रुपए का लाभ कमाया है, तो इस 5 लाख रुपए पर आपको टैक्स देना होगा। ये टैक्स आपको ही देना होगा। ये टैक्स वह व्यक्ति नहीं देगा जिसने आपसे मकान खरीदा है। मकान आपका था, 5 लाख रुपए का लाभ आपको हुआ है, तो इस लाभ पर जो आप टैक्स देंगे सरकार को, उसको कहा जाएगा कैपिटल गेन टैक्स या पूंजी लाभ कर। वेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स क्या होता है, संपत्ति कर। संपत्ति कर क्या होता है, जैसे घर, एक मकान जिसमें आप रहते हैं या किराए पर उठाया है, जो भी है आपकी संपत्ति है, तो संपत्ति पर आपको सरकार को टैक्स देना होता है, जैसे हाउस टैक्स। ठीक है, जैसे हाउस टैक्स, तो हाउस टैक्स नियमित रूप से हर साल आपको भरना पड़ता है, जबकि वो आप ही की संपत्ति है, फिर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। गिफ्ट टैक्स, गिफ्ट टैक्स क्या होता है, उपहार कर। जैसे आपको एक वर्ष में अगर किसी ने कोई उपहार दिया है और उसकी कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा है, 50,000 रुपए तक का जो गिफ्ट है वो टैक्स फ्री है। अगर आपने 50,000 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट आपको मिला है तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे आपको 2 लाख रुपए का गिफ्ट मिला है और ये गिफ्ट चाहे कैश रूप में हो या वस्तु के रूप में हो, अगर आपको 2 लाख रुपए का टैक्स मिला है तो इसमें से 50,000 रुपए तो आपके टैक्स छूट में आ जाएंगे उपहार कर में, बाकी जो 1.5 लाख रुपए है इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ध्यान देना, हम इनकम टैक्स और जीएसटी अलग से आपको पढ़ाएंगे। इस वीडियो में हम केवल टैक्स स्ट्रक्चर बता रहे हैं। टैक्स की डिटेल्स, जो फेमस टैक्स है जैसे इनकम टैक्स और जीएसटी, इसके लिए अलग से एक वीडियो आएगा। ठीक है, तो जो गिफ्ट टैक्स है, उपहार कर है, ये भी क्या है, प्रत्यक्ष कर है, क्योंकि जिसको गिफ्ट मिला है वही उस पर टैक्स देगा। इसके अलावा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष कर है, इनके अलावा और भी हैं बहुत सारे। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या होता है, सिक्योरिटीज का मतलब यहाँ पर क्या है, शेयर। जैसे आपने कोई शेयर 100 रुपए का खरीदा, ठीक है, आपने शेयर खरीदा, तो शेयर का जो लेन देन हुआ है, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, लेन देन। आप जो शेयर की खरीद और बिक्री करते हो, जैसे आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा
या 100 रुपए का शेयर बेचा तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो शेयर या प्रतिभूतियों की बिक्री पर यानी कि लेन देन पर सरकार आपसे टैक्स लेती है, उसको बोलते हैं एसटीटी या सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये सभी क्या है? प्रत्यक्ष कर है, क्योंकि ये टैक्स जिस व्यक्ति पर या जिस कंपनी पर लगाए जाते हैं इनका पेमेंट या पे वही करेगा, इसे अपने ग्राहक पर किसी दूसरे व्यक्ति पर टाला नहीं जा सकता। इनडायरेक्ट टैक्स ठीक इसके अपोजिट होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स लगाए तो किसी और पर जाते हैं लेकिन फाइनली उनका भुगतान कोई और करता है। अब हम कह सकते हैं कि ये जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं इनका इम्पैक्ट और इंसिडेंस एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। जिस पर टैक्स लगाए गए हैं वही टैक्स देगा, तो इम्पैक्ट भी उसी पर पड़ा और इंसिडेंस भी उसी को पड़ा। इम्पैक्ट और इंसिडेंस को हिंदी में हम करापात और कराघात कहते हैं। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स या अप्रत्यक्ष कर में क्या होता है? इम्पैक्ट किसी और पर पड़ता है और इंसिडेंस किसी और पर पड़ता है। जैसे जीएसटी एक व्यापारी पर लगाया गया कर, व्यापारी पर लगाया ये कर, तो जीएसटी लगने से इस व्यापारी पर जो प्रभाव पड़ा उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा इम्पैक्ट। ठीक है, इस पर इम्पैक्ट पड़ा यानी कि इसको कहा जाएगा कराघात। लेकिन इस टैक्स को, इस जीएसटी को वस्तु की कीमत में जोड़ दिया गया, कीमत में जीएसटी को जोड़ दिया गया और इसे कीमत के साथ किसने दिया? ग्राहक ने। ग्राहक ने, तो वास्तव में टैक्स लगाया गया था व्यापारी पर, दे रहा है कौन? ग्राहक। तो ग्राहक पर जो प्रभाव पड़ा उसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा इंसिडेंस। प्रश्न आते हैं यहाँ से, इम्पैक्ट और इंसिडेंस से प्रश्न आते हैं, इसलिए जानना जरूरी है। तो ग्राहक ने क्योंकि यह टैक्स पे किया है तो अंतिम प्रभाव जो पड़ा है इसका वो किस पर पड़ा है? ग्राहक पर। तो ऐसे टैक्स जो लगाई तो किसी और पर जाते हैं और देता कोई और है, क्योंकि इन टैक्स को आगे शिफ्ट किया जा सकता है, किसी और पर ट्रांसफर किया जा सकता है। ऐसे टैक्स को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स हम सभी देते हैं। हम सभी मतलब जब भी हम किसी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं, जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का हम इस्तेमाल करते हैं उनमें उनकी कीमत के साथ हमने टैक्स भी दिया हुआ होता है। ठीक है, तो ये पेड बाय कंज्यूमर्स व्हेन दे बाय गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करता है, उसको कंज्यूम करता है, तो हर व्यक्ति इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा होता है। जैसे जीएसटी हम सभी दे रहे हैं, हम इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जीएसटी दे रहे हैं। अब ये कहाँ कहाँ लगता है? ये कौन कौन से होते हैं? यानी कि अप्रत्यक्ष करों में मुख्य अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं? गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी, जीएसटी पर पूरा एक वीडियो हम लेकर के आएंगे। और क्या है? वैट। वैट क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि ऐसा टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है? किसी वस्तु के उत्पादन से लेकर बिक्री तक प्रत्येक स्तर पर उस वस्तु की कीमत में जो वृद्धि होती है उस अतिरिक्त वृद्धि पर लगाया गया जो टैक्स है वो वैट है। और इस समय जो जीएसटी है उसे वैट से ही रिप्लेस किया गया है। कुछ चीजों पर अभी जीएसटी नहीं लग रहा है, जैसे पेट्रोलियम उत्पाद, जैसे पेट्रोलियम उत्पाद और क्या है? शराब का उत्पादन, ठीक है, अल्कोहल, तो अभी इन पर टैक्स नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए अभी ये वैट के दायरे में ही आते हैं। जल्दी ही आने वाले समय में ये सारी चीजें भी जीएसटी के अंतर्गत आ जाएंगी। तो वैट और जीएसटी किसके उदाहरण हैं? अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। अगला है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी को हम क्या बोलते हैं? एक तरह से ये सीमा शुल्क है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लगाया जाता है, यानी कि जब देश की सीमाओं के बाहर हम व्यापार करते हैं तो उन पर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इंपोर्ट टैक्स भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे देश में गेहूं का उत्पादन खूब अच्छी स्थिति में है, फसल बहुत अच्छी हुई है, और अगर दूसरे देश से गेहूं बिकने आ जाएगा और वो सस्ता और अच्छा होगा तो फिर भारत का गेहूं बिक नहीं पाएगा, किसानों को नुकसान होगा। तो सरकार क्या करेगी? बाहर से आने वाले गेहूं, यानी कि ऐसा गेहूं जिसका हम इंपोर्ट करते हैं, उस पर सरकार टैक्स बढ़ा देगी या टैक्स लगा देगी। कौन सा टैक्स?
कस्टम ड्यूटी। जैसे ही कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी गेहूं महंगा हो जाएगा, क्योंकि यह अप्रत्यक्ष कर है। लगाया तो जाएगा उस व्यक्ति पर जो भारत में गेहूं बेचने के लिए लाया है, लेकिन यह फिर गेहूं की कीमत में जोड़ दिया जाएगा, तो विदेशों से आने वाला गेहूं महंगा हो जाएगा, इसलिए उसकी बिक्री घटेगी और घरेलू गेहूं की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा। यानी कि हम अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए और अपने विदेश व्यापार को बैलेंस करने के लिए कस्टम ड्यूटी का सहारा लेते हैं। इसको हम टैरिफ भी बोलते हैं, टैरिफ भी बोलते हैं, ठीक है। विदेश व्यापार में आपको बताएंगे एक्साइज ड्यूटी यानी कि उत्पाद कर। जैसे किसी वस्तु का उत्पादन हो रहा है तो उस वस्तु के उत्पादन पर सरकार आपसे टैक्स लेती है, तो उसे भी हम अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में रखते हैं। तो कुल मिलाकर के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स अपने आप में इनका नेचर अलग होता है। एक चीज और बता दें आपको, प्रत्यक्ष करों में कोई भी बदलाव जब होता है, जैसे अगर प्रत्यक्ष कर बढ़ाए जाते हैं या प्रत्यक्ष कर घटाए जाते हैं, तो इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? इसका प्रभाव व्यक्ति की क्रय क्षमता पर पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर सरकार इनकम टैक्स बढ़ा देगी तो आपकी जेब में खर्च करने के लिए कम पैसे होंगे, और अगर सरकार इनकम टैक्स घटा देगी तो आपकी जेब में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे होंगे। मतलब ये जितने भी डायरेक्ट टैक्स हैं, इनके बढ़ाने और घटाने का असर ग्राहक की क्रय क्षमता पर पड़ता है। ग्राहक की जेब के पैसे घटते और बढ़ते हैं। जैसे ही सरकार ने इनकम टैक्स बढ़ाया आपकी जेब का पैसा कम हो जाएगा, और जैसे ही सरकार ने इनकम टैक्स घटाया आपकी जेब का पैसा बढ़ जाएगा। तो इससे ग्राहक की क्रय क्षमता को कम और अधिक करके अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को भी बैलेंस किया जाता है। ये किसका पार्ट है? राजकोषीय नीति का पार्ट है, ठीक है। दोनों ही टैक्स किसका पार्ट है? राजकोषीय। लेकिन जब इनडायरेक्ट टैक्स में कोई परिवर्तन होता है, यानी कि जब अप्रत्यक्ष कर में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, जैसे अप्रत्यक्ष कर बढ़ाया गया तो क्या हो जाएगा? सामान महंगा हो जाएगा, कीमतें बढ़ जाएंगी, और जब ये घटाया जाएगा तो कीमतें घट जाएंगी। यानी कि अप्रत्यक्ष कर के बढ़ने से वस्तुएं महंगी हो जाती हैं और इसके घटने से कीमतें सस्ती हो जाती हैं, सामान सस्ता हो जाता है। लेकिन इसके बढ़ने से लोगों की जेब में पैसा कम हो जाता है और इसके घटने से लोगों की जेब में पैसा बढ़ जाता है। ये सीधे ग्राहक की क्रय क्षमता पर असर डालता है और ये सीधे वस्तुओं की कीमत को प्रभावित करता है। इसीलिए जब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उस महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार इन दोनों प्रकार के करों में अलग अलग प्रकार का परिवर्तन करती है। मान लीजिए बाजार में महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, तो उस महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या करेगी? महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार प्रत्यक्ष कर में वृद्धि करेगी, ठीक है, और अप्रत्यक्ष कर में कमी करेगी। क्योंकि अप्रत्यक्ष कर में कमी करने से सामान सस्ता हो जाएगा और प्रत्यक्ष कर में वृद्धि करने से जो लोग ज्यादा सामान खरीद रहे थे, जिनकी जेब में ज्यादा पैसा था, वो अब कम मात्रा में सामान खरीदेंगे और इससे वस्तुओं की कीमतें अपने आप कम हो जाएंगी, क्योंकि उनकी डिमांड कम हो जाएगी। तो दोनों प्रकार के करों में सरकार अलग अलग बिहेवियर अपनाती है। जब अर्थव्यवस्था में महंगाई आ रही हो तो इन दोनों ही क्रियाओं को सरकार जब करती है तो उसी को बोलते हैं राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी। इस पर वीडियो पड़ा हुआ है, उसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। अब मेथड ऑफ टैक्सेशन, इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि टैक्स लगाने के मेथड क्या है, सरकार किस आधार पर टैक्स लगाती है और कितने तरीके से टैक्स लगाए जा सकते हैं। तो पहला मेथड है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, प्रगतिशील करारोपण। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है? टैक्स रेट इंक्रीजेज एज द इनकम इंक्रीजेज। यानी कि इस प्रकार की कर प्रणाली में क्या होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ता जाता है। उदाहरण के लिए, जब आप 5 लाख कमाते हो तो 5% देते हो, आप 10 लाख कमाओगे तो हो सकता है आपसे 8% लिया जाए, आप जब 15 लाख कमाओगे तो 10% दोगे, आप जब 20 लाख कमाओगे तो 12% दोगे। यानी कि जैसे जैसे व्यक्ति की इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे उस पर टैक्स भी बढ़ता जाता है। इस प्रणाली को बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। इसमें क्या होता है? रिग्रेसिव टैक्सेशन, प्रतिगामी करारोपण। इसमें जस्ट इसका उल्टा होता है, टैक्स रेट्स डिक्रीजेस एज द इनकम इंक्रीजेस। यानी कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे सरकार अपना टैक्स कम करती जाती है। दोनों के अपने अपने उद्देश्य हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि लोग ज्यादा कमाएं तो सरकार को ज्यादा पैसे दें, जो लोग कम कमाएं वो कम पैसे दें। यानी कि एक तरह से ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो करता है कि कम आय वाले लोगों पर
कर का प्रभाव कम पड़े और ज्यादा आय वाले लोगों पर टैक्स का प्रभाव ज्यादा पड़े। किसमें? प्रोग्रेसिव है। रिग्रेसिव का क्या प्रभाव पड़ता है या रिग्रेसिव से क्या मुनाफा है सरकार को? इस प्रकार की टैक्स प्रणाली में क्या होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स रेट्स कम हो जाते हैं। इसको ऐसे मान के चलिए कि आप 5 लाख कमा रहे थे तो आप 15% दे रहे थे, आप 10 लाख कमाओगे तो आप 12% दोगे, आप 25 लाख कमाओगे तो आप 10% दोगे, आप 50 लाख कमाओगे तो आप 8% दोगे। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आप पर टैक्स के जो रेट्स हैं, जो दरें हैं, वो कम होती जाएंगी। ऐसा करके सरकार किसको प्रोत्साहन दे रही होती है? जो अधिक आय वाले लोग हैं उनको सरकार उन पर से कम टैक्स लेकर के उनको ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए प्रेरित करती है और देश में उनको नए व्यापार करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे अगर रिग्रेसिव टैक्सेशन किसी देश में लगा हो तो उस देश के जो उद्योगपति होते हैं, जो व्यापारी वर्ग होते हैं, उन्हें ये पता होता है कि वो जब जितना ज्यादा कमाते जाएंगे उन पर टैक्स कम होता जाएगा, तो वो और अधिक निवेश, अधिक उत्पादन और अधिक पैसे कमाने के प्रयास करते हैं और इससे उनके टैक्स में भी छूट मिलती है और इससे देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलता है, देश की तरक्की होती है, जीडीपी बढ़ती है। तो देश में आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सरकारें रिग्रेसिव टैक्सेशन का भी इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इसे उस जनता के लिए अनुकूल नहीं माना जाता क्योंकि इससे गरीबों पर टैक्स का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है कि गरीब आदमी जो 5 लाख रुपए कमा रहा है वो 15% टैक्स दे रहा है और जो अमीर आदमी 50 लाख कमा रहा है वो 6% टैक्स दे रहा है। तो इससे इसको जनतांत्रिक, लोकतांत्रिक नहीं माना जाता और इसलिए भारत में इसका पालन नहीं किया जाता। तीसरा क्या है? प्रोपोर्शनल टैक्सेशन, यानी कि आनुपातिक करारोपण। आनुपातिक करारोपण में क्या होता है? टैक्स की दरें फिक्स होती हैं। रेट ऑफ टैक्सेशन इज फिक्स्ड। चाहे आप 5 लाख कमाओ तो भी 10% देंगे, चाहे आप 50 लाख कमाओ तो भी 10% देंगे और चाहे आप 5 करोड़ कमाओ तब भी आप 10% ही देंगे। यानी कि जब टैक्स की दरें फिक्स रहती हैं, लोगों की इनकम घटने और बढ़ने से टैक्स घटाए बढ़ाए नहीं जाते हैं, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं आनुपातिक करारोपण या प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। चलिए एक बार फिर से इसकी समरी कर लेते हैं। प्रगतिशील करारोपण में क्या होता है? इनकम बढ़ने के साथ टैक्स बढ़ता है, इसमें इनकम बढ़ने के साथ टैक्स घटता है, इसमें इनकम बढ़ने के साथ टैक्स बढ़ता है, इसमें इनकम घटने के साथ बढ़ने के साथ टैक्स घटता है और इसमें इनकम बढ़ने या घटने से टैक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। टैक्स की दरें फिक्स रहती हैं और ज्यादातर यह प्रणाली विकसित देशों में अपनाई जाती है। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीजें हम देख रहे हैं कि जब ऐसा सिस्टम है तो भारत के लिए कौन सा सिस्टम सही रहेगा। अगर भारत के लिए आप प्रोग्रेसिव सिस्टम की बात करते हैं तो प्रोग्रेसिव में क्या होता है? इनकम बढ़ने के साथ साथ टैक्स बढ़ता जाएगा तो ज्यादा पैसे कमाने के लिए लोग प्रेरित नहीं होंगे। जो अमीर व्यक्ति है वो ज्यादा पैसे कमाने करके ज्यादा टैक्स दे करके निराश हो जाएंगे। तो देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा कैसे मिलेगा? जैसे अगर मुझे पता हो कि अगर मैंने ज्यादा कमाया तो टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, तो इससे निवेशकों में निराशा आएगी। तो पूरी तरह से प्रोग्रेसिव टैक्सेशन भी भारत के लिए सही नहीं है क्योंकि भारत में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना है, हमें उद्योगपतियों को और निवेशकों को निराश नहीं करना, जबकि इससे उद्योगपति और निवेशक निराश हो जाते हैं। रिग्रेसिव क्यों नहीं भारत के लिए सही है? क्योंकि रिग्रेसिव में जो निम्न आय वाला, कम आय वाला व्यक्ति है उस पर टैक्स का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है, इसे हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अनुकूल नहीं माना गया। प्रोपोर्शनल टैक्सेशन में क्या समस्या है? इसमें समस्या तो कुछ नहीं है, लेकिन सरकार को निरंतर अपनी इनकम बढ़ानी है ना। इसमें सरकार की इनकम फिक्स हो जाएगी, जैसे 5 लाख कमाने वाला भी 10% देगा, 50 लाख कमाने वाला भी 10% देगा। तो इसमें ना तो किसी को प्रोत्साहन मिल रहा है और ना ही सरकार के राजस्व में, रेवेन्यू कलेक्शन में कोई खास वृद्धि हो रही है, जबकि भारत के लिए ऐसे टैक्स की जरूरत है जिससे सरकार की इनकम भी बढ़ती रहे। तो इसके लिए क्या उपाय है? इसके लिए प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल को मिलाकर के, यानी कि प्रगतिशील और आनुपातिक प्रणाली को मिलाकर के एक नई प्रणाली बनाई गई है जिसका नाम है डिग्रेसिव टैक्सेशन। डिग्रेसिव टैक्सेशन में क्या है? प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल का जोड़ है, मिलाया गया है। इसमें क्या होता है? इसमें एक निश्चित सीमा तक इनकम बढ़ने पर टैक्स बढ़ता है और उसके बाद जाकर के टैक्स स्थिर हो जाता है। जैसे भारत में 2.5 लाख से लेकर के और जो अंतिम श्रेणी यानी कि भारत में 5% से लेकर के 30% तक जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स बढ़ेगा, लेकिन अंतिम दरें क्या है इनकम टैक्स की? भारत में अधिकतम दरें क्या है?
30%, यानी कि उसके बाद आप चाहे जितना कमाओ आपको 30% से ज्यादा नहीं देना है। तो भारत के लिए और ज्यादातर विकासशील देशों के लिए डिग्रेसिव टैक्सेशन अच्छा माना गया है। इसमें एक निश्चित सीमा तक आय बढ़ने पर टैक्स की दरें बढ़ती हैं, लेकिन उसके बाद आय बढ़ने पर टैक्स की दरें शून्य हो जाती हैं। उसके बाद टैक्स में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं होती। इससे सरकार के राजस्व भी बढ़ते हैं और निवेशकों को भी प्रोत्साहन मिलता रहता है। ठीक है, अब देखिए ये जो इम्पैक्ट है, यानी कि जो टैक्स लगाए जा रहे हैं उनसे किस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। तो टैक्स के प्रभाव को हमने 3 श्रेणी में बांटा है। प्रोड्यूसर पर, प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक पर, जो उत्पादक है उस पर टैक्स का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इसकी हम बात करेंगे। इसके अलावा जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर कौन है, ग्राहक, हम और आप जो सामान खरीदते इस पर क्या असर पड़ेगा। और यहाँ भी ग्राहक को 2 हिस्से में हमने बांटा है। जैसे एक ग्राहक वो है व्यक्ति, आम आदमी जो सामान खरीदता है, दूसरा वो है जो हर महीने अपनी नियमित सैलरी में से हर साल टैक्स भरता है। ठीक है, और गवर्नमेंट रेवेन्यू यानी कि सरकार की जो राजस्व आय है, राजस्व आय मतलब टैक्स से प्राप्त होने वाली जो आय है इस पर क्या असर पड़ रहा है। 3 चीजों पर असर देखेंगे हम यहाँ पर। तो उत्पादक यानी कि निवेशक पर क्या असर पड़ेगा, जो निवेशक पर जो असर पड़ेगा अगर सरकार टैक्स बढ़ा देगी, जैसे अगर सरकार टैक्स बढ़ा देगी तो अब डिपेंड करता है कौन से टैक्स बढ़ाए गए हैं। जैसे अगर भारत में सपोज दैट, अगर भारत में मान लीजिए प्रगतिशील करारोपण लगा है, या हम तीनों टैक्सों के प्रभाव इनमें अगर देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जो प्रगतिशील करारोपण है, जो प्रगतिशील या प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, इस प्रगतिशील करारोपण में उत्पादक पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर प्रगतिशील करारोपण लगाया जाता है तो उत्पादक क्या हो जाएगा, निराश हो जाएगा, उत्पादक नाराज हो जाएगा, क्योंकि वह जितना ज्यादा उत्पादन करेगा, जितना ज्यादा पैसे कमाएगा उस पर टैक्स बढ़ता जाएगा, इसलिए यह इनके लिए अच्छा नहीं है। और उत्पादक पर जो प्रतिगामी करारोपण है, प्रतिगामी क्या है बताया था मैंने, रिग्रेसिव, इस पर प्रतिगामी करारोपण का बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जब सरकार ये कह दे कि भाई जितना ज्यादा पैसे कमाओगे टैक्स उतना ही घटता जाएगा, इससे ये प्रसन्न हो जाता है, यानी कि इससे इसको प्रोत्साहन मिलता है और ये ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के प्रयास करता है। आनुपातिक करारोपण का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, आनुपातिक करारोपण से इस पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता और प्रभाव इसका स्थिर रहता है, यानी कि यह टैक्स से ना तो निराश होता है ना ही प्रोत्साहित होता है, क्योंकि इसे पता है कि इनकम घटे या बढ़े टैक्स में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये उत्पादक पर हमें क्या करना है, उत्पादकों को भी खुश करना है, ग्राहकों को भी, और सरकार की आमदनी भी बढ़ानी है। अब चलिए ग्राहक को देख लेते हैं। अब ग्राहक 2 प्रकार के हैं। पहले ग्राहक वो हैं जो इनकम टैक्स देते हैं, ठीक है, जो इनकम टैक्स देते हैं। दूसरे और उनमें सभी आते हैं जो जीएसटी देते हैं। ठीक है, तो जीएसटी के संदर्भ में ये चाहेंगे कि ये घटता जाए। अब मान लीजिए इनकम टैक्स के संदर्भ में अगर ये कहते हैं कि सरकार ऐसा टैक्स लगाए जिस पर ग्राहक का कम भार पड़े, तो प्रगतिशील करारोपण का क्या होगा, इन पर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। प्रगतिशील करारोपण से ग्राहक की क्रय क्षमता घट जाएगी और क्या होगा, और इनकी बचत कम हो जाएगी, सेविंग कम हो जाएंगी, क्योंकि इन्हें ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो इनमें निराशा हो जाएगी। इनके लिए कौन सा टैक्स अच्छा है, ग्राहक के लिए, ग्राहक के लिए वह टैक्स अच्छा है जिससे कि इनके जो टैक्स हैं वो कम से कम रहें। लेकिन जाहिर सी बात है कि प्रतिगामी करारोपण से भी ऐसे ग्राहक खुश रहेंगे जिनकी आमदनी ज्यादा है, लेकिन जिनकी आमदनी कम है उनको निराशा ही होगी। तो ग्राहक की वैरायटी ज्यादा होने की वजह से, विविधता होने की वजह से स्पष्ट रूप से कौन से टैक्स का क्या असर पड़ेगा अलग अलग ग्राहक पर, ये अलग अलग डिफरेंशिएशन इसमें किया जाएगा। फिलहाल ग्राहक के लिए ऐसा टैक्स अच्छा होता है जिससे उसकी परचेजिंग पावर पर बुरा असर न पड़े और जिससे सामान भी महंगा ना हो। अब आते हैं सरकार पर। तो सरकार के राजस्व आय किससे ज्यादा होते हैं,
अगर आनुपातिक आनुपातिक को हम प्रोग्रेसिव बताएंगे। अगर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाया जाता है तो सरकार की आमदनी बढ़ जाएगी। अगर रिग्रेसिव टैक्सेशन लगाया जाता है तो सरकार की आमदनी या राजस्व आय घट जाएगी। और अगर कौन सा लगाया जाता है, प्रोपोर्शनल लगाया जाता है, तो सरकार की आय स्थिर रहेगी। यहाँ पर सरकार की आय बढ़ रही है, यहाँ सरकार की आय घट रही है और यहाँ सरकार की आय स्थिर है। तो जाहिर सी बात है ये वाला जो एरिया है ये सरकार के फेवर में ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसीलिए भारत ने जो सिस्टम बनाया है अपने टैक्स का, वो किसके हिसाब से बनाया है, ऐसा जिसमें एक बैलेंस बना सकें, हम इन तीनों के लाभ में बैलेंस बना सकें, ऐसी करारोपण भारत प्रणाली अपना रहा है और उसको बोलते हैं डिग्रेसिव टैक्सेशन, जिसके बारे में मैंने अपनी बताया। इसमें दोनों का मिश्रण होता है। कौन कौन सा? इसमें प्रोग्रेसिव और किसका? प्रोपोर्शनल का मिक्सर। एक निश्चित सीमा तक आय बढ़ने पर टैक्स बढ़ते जाएंगे और उसके बाद टैक्स स्थिर हो जाएंगे। तो इससे सरकार को भी नुकसान नहीं होता और ग्राहक को भी और कंज्यूमर को भी नुकसान नहीं होता, प्रोड्यूसर को भी नुकसान नहीं होता। इस प्रकार से टैक्स की प्रणाली सुनिश्चित की जाती है। अब देखिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, सेस एंड सरचार्ज। ये क्या होते हैं भाई? ठीक है, सेस एंड सरचार्ज। इसको हिंदी में क्या कहेंगे भाई? सरचार्ज को सरचार्ज ही कहेंगे और सेस को कहेंगे उपकर, नहीं सरचार्ज को अधिभार कहेंगे। यस, हिंदी में सेस को कहेंगे उपकर और सरचार्ज को कहेंगे अधिभार। ठीक है, अधिभार। तो उपकर एवं अधिभार यानी कि सेस एंड सरचार्ज, ये एक प्रकार के अतिरिक्त कर होते हैं जो किसी विशेष कारण से लगाए जाते हैं। चलिए वो कारण देख लेते हैं, इनमें अंतर अभी हम आपको बताएंगे। सेस इज चार्ज्ड ऑन द टैक्स अमाउंट फॉर पर्टिकुलर पर्पस, यानी कि सेस एक ऐसा चार्ज है जो कि टैक्स अमाउंट पर लगाया जाता है किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए। किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जैसे भारत में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन के लिए सरकार को पैसा चाहिए, तो स्वच्छ भारत मिशन के लिए पैसे का कलेक्शन करने के लिए सरकार ने क्या कर दिया? सेस लगा दिया और उस सेस के माध्यम से जो पैसे इकट्ठे होंगे उनसे स्वच्छ भारत से संबंधी खर्चे पूरे किए जाएंगे। शर्त यह है कि सेस से जो पैसा आएगा वो उसी कार्य पर खर्च किया जाएगा जिस कार्य के लिए पैसा लिया गया है, इसे किसी और पर खर्च नहीं कर सकते। और ये सेस हर व्यक्ति देगा, ऐसा नहीं है कि गरीब नहीं देगा और अमीर नहीं देगा, सभी देंगे। जैसे मान लो सामान खरीदने जा रहे हैं, मान लो ये पेन खरीदने गए हो सामान बाजार में, सरकार ने इस पर 5% सेस लगा दिया, तो जो इसको खरीदेगा वो सभी 5% एक्स्ट्रा दे रहा है और इसका इस्तेमाल सरकार कहाँ करेगी? स्वच्छ भारत। तो कृषि कल्याण पर, स्वच्छ भारत पर, शिक्षा के विकास पर, स्वास्थ्य के विकास पर जितनी भी सरकार काम कर रही है उनके लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए सरकारें अतिरिक्त कर लगाती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सेस बोलते हैं। The surcharge is applied on the payable tax and can be used for any purpose, यानी कि सरचार्ज एक ऐसा एक्स्ट्रा चार्ज है जो कि किस पर लगाया जाता है? पेबल टैक्स पर लगाया जाता है। ये पेबल टैक्स और टैक्स अमाउंट अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, होल्ड रखिए इनको। तो सरचार्ज एक ऐसा चार्ज है सरकार द्वारा लगाया गया ऐसा एक्स्ट्रा टैक्स है जो जिसको सरकार कहीं भी खर्च कर सकती है। ठीक है ना, इसका कोई पर्पस डिसाइड नहीं होता, ये कहीं भी खर्च किए जा सकते हैं। जैसे सरकार ने सरचार्ज के माध्यम से जो पैसे इकट्ठे किए उसको सरकार सड़क बनाने में भी इस्तेमाल कर सकती है, उससे सरकार शिक्षा भी कर सकती है या किसी भी कार्य में इसको खर्च कर सकती है। लेकिन सेस वहीं खर्च किए जाएंगे जिस काम के लिए सेस लिए गए हैं। सेस इज लेविड ऑन ऑल टैक्स पेयर्स ऑफ द कंट्री। सेस क्या है? सेस ऐसे टैक्स हैं जो कि सभी व्यक्तियों द्वारा दिए जाते हैं जो टैक्स पे करते हैं, यानी कि जितने भी हमारे देश के टैक्स पेयर हैं, करदाता हैं, वे सभी सेस देंगे अगर सरकार सेस लगाती है। तो इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि निम्न वर्ग के लिए इतना या उच्च वर्ग के लिए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन सरचार्ज इज लेविड ऑन सिटीजन्स हु अर्न मोर देन 50 लाख पर एनम। ठीक है, सरचार्ज सरचार्ज एक ऐसे टैक्स है सरकार द्वारा लगाए गए
जो केवल उन्हीं व्यक्तियों पर लगाए जा रहे हैं जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपए से ज्यादा है, उन्हीं पर सरकार टैक्स लगाती है और इसे सुपर रिच टैक्स भी कहते हैं। यानी कि जो ज्यादा अमीर लोग हैं उन पर सरकार अलग से कुछ टैक्स लगा करके उनसे फंड का बंदोबस्त करती है और उससे अपना काम करती है। तो वर्तमान में प्रति वर्ष 50 लाख रुपए से ज्यादा जो व्यक्ति कमा रहा है भारत में, उस पर सरकार क्या करती है? सरचार्ज लगाती है। यानी कि सरचार्ज सभी लोग नहीं देते, लेकिन सेस सभी लोग देते हैं। सेस इज टैक्स ऑन टैक्स। सेस इज टैक्स ऑन टैक्स, यानी कि सेस क्या है? उपकर क्या है? उपकर, ये प्रश्न पूछा गया है प्री में। उपकर टैक्स ऑन टैक्स, यानी कि यह कर के ऊपर कर है। कर के ऊपर कर, अभी इसको समझाएंगे। टैक्स ऑन टैक्स है, जबकि सरचार्ज क्या है? टैक्स विद टैक्स, ये कर के साथ है। यानी कि जो अधिभार है ये कर के साथ कर होता है, कर के साथ कर। और सेस क्या है? कर के ऊपर कर। इसको अच्छे से समझ लेते हैं एक पेज पर। जैसे सेस लगाया सरकार ने और सरचार्ज लगाया, ठीक है? सरचार्ज लगाया, दोनों में डिफरेंस क्या है समझिए। अगर सरकार ने जैसे 5% सेस लगाया और 5% सरचार्ज लगाया, तो ये कैसे काम करता है? सेस क्या है? कर के ऊपर कर है। जैसे आपका कर अमाउंट है 1 लाख, यानी कि आप 1 लाख रुपए टैक्स भरते हो। आपकी आमदनी के हिसाब से हर साल आप 1 लाख रुपए टैक्स सरकार को देते हो। तो ये तो आपका टैक्स अमाउंट हुआ। अब इस टैक्स अमाउंट पर सरकार आपसे 5% एक्स्ट्रा सेस लगा रही है, 5% सेस लगा रही है। तो आपका टैक्स तो हो गया 1 लाख रुपए, लेकिन 1 लाख रुपए का 5%, यानी कि टैक्स अमाउंट प्लस सेस, ठीक है? तो टैक्स अमाउंट हो गया 1 लाख रुपए और सेस कितना हो गया? 1 लाख का 5% 5,000 रुपए होगा। तो कुल आप कितना पे करोगे? 1,05,000 रुपए आप पे करोगे। आप 1,05,000 रुपए पे करोगे। तो इससे क्या होगा? इस 1 लाख रुपए को सरकार कहाँ खर्च करेगी? इस 1 लाख रुपए को सरकार खर्च करेगी। 1 लाख रुपया तो सरकार के पास जाएगा, लेकिन ये जो 5,000 रुपए हैं इसे सरकार उसी काम पर खर्च करेगी जिसके लिए सेस लगाया गया है। मान लीजिए ये शिक्षा उपकर है, शिक्षा उपकर है, तो ये 5,000 रुपए सरकार भारत में शिक्षा के विकास पर खर्च करेगी। बाकी 1 लाख रुपए सरकार के टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है, इन्हें सरकार अपनी मर्जी से खर्च करेगी। ये तो सेस हुआ, ठीक है? तो सेस कैसे निकाला जाता है? वो टैक्स अमाउंट जो करदाता दे रहा है, उस टैक्स अमाउंट का एक निश्चित भाग सेस के रूप में निकाला जाएगा। लेकिन अगर सरचार्ज दिया जाता तो कैसे निकाला जाता? ध्यान से समझिएगा। सरचार्ज, मान लीजिए आप 30% टैक्स देते हैं, ठीक है? आप 30% टैक्स देते हैं और सरकार ने आप पर 5% क्या कर दिया? सरचार्ज लगा दिया। तो आप कितने परसेंट दोगे? अब आप 35% दोगे, ठीक है? अब आप 35% दोगे। तो इसमें क्या हुआ? जो टैक्स की परसेंटेज थी उसमें 5% और जोड़ दिया गया, अधिभार में टैक्स के साथ जोड़ दिया गया। ये टैक्स है 30% और इसके साथ अधिभार भी क्या कर दिया? जोड़ दिया गया। तो ये क्या हो गया? टैक्स विद टैक्स, यानी कि कर के साथ कर हो गया। और यहाँ पर आपका जो टैक्स अमाउंट है उस पर कर लगा, तो ये क्या हो गया? सेस क्या हो गया? कर के ऊपर, यानी कि टैक्स ऑन टैक्स। और ये क्या हो गया? टैक्स विद टैक्स। दोनों में डिफरेंस है और ये डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाता है। इसमें अगर आपसे पूछा जाए किसका भार ज्यादा पड़ेगा, यानी कि 5% सेस ज्यादा होगा या 5% सरचार्ज, तो 5% सरचार्ज ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें टैक्स की दरें जोड़ दी गई हैं। आपकी जो कुल इनकम है उसका अब 35% निकाला जाएगा। इसमें कुल दे टैक्स का, कुछ कुल पेबल टैक्स का 5% निकाला है और इसमें कुल इनकम का 5% एक्स्ट्रा निकाला जाएगा, जो कि इससे ज्यादा होगा। निश्चित तौर पर अधिभार का भार उपकर से ज्यादा होता है, सरचार्ज का जो भार होता है वो सेस से ज्यादा होता है। तो मुझे उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। और इसके बाद जो हम सीरीज लेकर के, जो आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें हम इनकम टैक्स और जीएसटी को बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। जीएसटी के इम्पैक्ट पढ़ेंगे, जीएसटी का स्ट्रक्चर, कितने टाइप के जीएसटी होते हैं। और अभी
जीएसटी किस स्थिति में है, क्या जीएसटी से इकोनॉमी को फायदा हुआ है या जितना फायदा हमने सोचा था उसको वो नहीं हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। और इनकम टैक्स के बारे में बात करेंगे, इनकम टैक्स में कहाँ और कितनी छूट सरकार ने दे रखी है उसके बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू।